Good morning, friends. I welcome you again to my YouTube channel Eco Tutorials. On popular demand, we are going to deliver complete lecture on elasticity of demand, rather price elasticity of demand again. Friends, दोस्तों, CBSE 11th में ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थ्योरी पोर्शन भी और न्यूमेरिकल पोर्शन भी। कोई भी चैप्टर आपका, कोई भी क्वेश्चन पेपर आपका इस पोर्शन के, इस चैप्टर के थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन के बगैर कंप्लीट नहीं होता। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक लेक्चर थ्योरी पे डिलीवर करेंगे और एक लेक्चर न्यूमेरिकल पे, और इन वन शॉट आई एम गोइंग टू डिलीवर वन कंप्लीट लेक्चर ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, काइंड्स क्या है, मेथड्स क्या हैं, एंड व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे हम एक ही चैप्टर में करेंगे। नाउ कमिंग टू दिस लेक्चर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले ये वर्ड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी, कि कोई चीज़ कितनी फ्लेक्सिबल है भी है कि नहीं है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या डिमांड इलास्टिक है, क्या डिमांड चेंज हो सकती है। नो, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या किस चीज़ को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। कहता है इट कैलकुलेट्स द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। क्या चेंज इन प्राइस हो जाए, डिमांड को इफेक्ट करने वाला फैक्टर है प्राइस, कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है, इनकम में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है। सो एनी फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड, अगर उसमें चेंज आ जाए तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिमांड, दैट विल बी कॉल्ड इलास्टिसिटी। देखो, आपने लॉ ऑफ डिमांड में एक सिर्फ क्वालिटेटिव रिलेशन, प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीज, लेकिन प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड में कितना फॉल आया, प्राइस के फॉल होने से डिमांड में कितना इंक्रीज हुआ, आपने नहीं बताया। जस्ट एक इनवर्स रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, प्राइस और डिमांड का आपने स्टडी किया, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पर आप क्वांटिटेटिव, कि प्राइस में या एनी अदर फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड में चेंज आने से डिमांड ऑफ कमोडिटी पर क्या फर्क पड़ता है। इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। लेट अस बिगिन। क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। कि कोई भी वेरिएबल, उसको अगर चेंज आ जाए उसमें, तो डिमांड में क्या चेंज आता है, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगेन जो चीज़ मैंने मेन कहनी है कि वो है कि चेंज इन डिमांड में, डिमांड में चेंज, कोई भी फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है, उसमें चेंज आने से क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर हम तीन चीज़ों की स्टडी करेंगे बेसिकली। वन, दो और हैं। प्राइस अगर प्राइस में चेंज आ जाए तो डिमांड में कितना चेंज आता है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड कौन से हो सकते हैं, सब्सटीट्यूट, पेप्सी, कोक, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जो इकट्ठे यूज होते हैं, एंड वन कैन नॉट बी यूज विदाउट दी अदर, जैसे कार, पेट्रोल, पेन, इंक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इनके प्राइस में चेंज आ जाए तो डिमांड में क्या चेंज होता है। और तीसरा एक वेरिएबल जो मैंने लिखा हुआ है वो है इनकम में चेंज, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए तो डिमांड में क्या चेंज आता है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन तरह की इलास्टिसिटी यहाँ पर मैं आपसे बेसिकली डिस्कस करूंगा, लेकिन इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और बिफोर आई मूव फर्दर, आपको ये बता दूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है वो इकोनॉमिक्स में फेमस इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स उसकी बुक का नाम था, जिसमें वो दिया गया। और अल्फ्रेड मार्शल एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इनसेपरेबल। इनफैक्ट मैं तो ऐसा कहूँगा कि मार्शल का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखो क्या है, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम इन डिटेल जो स्टडी करने जा रहे हैं वो ये है, तीन तरह की इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। आपको अभी बताया, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट्स द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट्स द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। और क्रॉस इलास्टिसिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। और जो मेन स्ट्रेस है वो है कि कैलकुलेट्स द चेंज, हम चेंज को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। नॉट ओनली क्वालिटेटिव रिलेशन, वी आर गोइंग टू गिव यू क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स कि क्या चेंज आता है। और मेरा जो, जैसे मैंने कहा, लेक्चर मेन है
वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। और मैंने आपको कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना, वर्ड देखो स्ट्रेस दे रहा हूँ, कितना कैलकुलेट करने जा रहा हूँ कि डिमांड में चेंज कितना आता है अगर प्राइस चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको और बात बताऊँ जो यहाँ लिखी हुई है, देखो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the response of quantity demanded to change in price of a commodity. It is assumed that consumers' income, taste and prices of all other goods are studied. जब आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा तो वहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशन कराई गई होगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। इकोनॉमिक्स की एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक मेजर अजम्पशन है और टिपिकल इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में उसको कहा जाता है सेटिरस पेरिबस। कहता है कि बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखो, आपने सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखना है कि बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए अगर प्राइस में चेंज आ जाए तो डिमांड में कितना चेंज आता है। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके लिए लेट अस मूव फर्दर। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्क्रीन को अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर वे। ना देखो होल्ड ऑन, let me divide the screen into two parts. Now देखो आप, यस यस, हाँ देखो मैं इस स्लाइड पे हूँ, इस पे देखो इसका फॉर्मूला देखो, ईडी is equal to percentage change in demand of X commodity divided by percentage change in प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, कि एक्स ही कमोडिटी का अगर प्राइस चेंज हो जाए तो इसकी डिमांड में क्या फर्क आता है, दैट इज प्राइस इलास्टिक। इसको ईडी भी लिख देते हैं, पीईडी भी लिख देते हैं। ईडी सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, अगर पीईडी लिख रहा हूँ तो दैट मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब इसको अगर मैं सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करूँ तो ये बनता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। इसमें डेल्टा का मतलब, ये डेल्टा का साइन होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, दिस इज चेंज इन डिमांड, और इसका फार्मूला है Q1 माइनस क्यू, देखो लिखा हुआ चेंज इन डिमांड, दिस इज चेंज इन डिमांड Q1 माइनस क्यू। एंड Q देखो इसमें एक एरर है इस स्लाइड में, Q इज नॉट ओरिजिनल प्राइस, दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी एंड दिस इज न्यू क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी। इसी तरह डेल्टा P चेंज इन प्राइस, P1 माइनस P ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस। अब इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। ये मैंने क्या किया, 10 से 15 और ये लिखा जी, ये 30 से 15 आ गई। अब इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने कैलकुलेट करनी है, तो माइनस डेल्टा Q1 माइनस Q, दिस इज Q1, this is Q, this is P1, this is P, this is 15 minus 30, Q is 30 upon delta P, P1 minus P, 15 minus 10 upon P, P is 10 into 100 into 100, तो ये क्या निकलेगा, दिस इज माइनस 15 अपॉन 30 इंटू 100 और नीचे रह गया 5 अपॉन 10 इंटू 100। तो ये अगर आप देखो 50 अपॉन और ये आता है 50, दैट इज इक्वल टू 1। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल मतलब 50% अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो डिमांड प्राइस पर में भी 50% चेंज आ रहा है।
अब देखो इसमें आंसर मैंने निकाला पी डी इक्वल टू 1। देखो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज ए यूनिट फ्री। यूनिट फ्री का मतलब कोई किलोज, लीटर्स, ग्राम्स में हम एक्सप्रेस नहीं करते। 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 ये चेंज दिखाएगा कि क्या परसेंटेज चेंज प्राइस के बराबर आया, प्राइस से ज़्यादा आया या प्राइस से कम आया। इसको हम स्टडी करेंगे ना। इसी फार्मूले को हमने थोड़ा सा देखो, इसको हम इस तरह भी लिख देते हैं, पी ई डी माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। कोई फर्क नहीं आया। फर्क क्या है? अगर आप परसेंटेज में निकालते हो तो उसको कहते हैं परसेंटेज मेथड, और अगर इस तरह निकालते हो तो इसको कह देते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। नॉट ए मेजर डिफरेंस, जस्ट आपको पता होना चाहिए। और ये ज़्यादातर मैं फार्मूला यही यूज़ करूँगा। इसमें डेल्टा क्यू आपको पता है Q1 माइनस क्यू एंड डेल्टा P विल बी P1 माइनस P। ओरिजिनल डिमांड, न्यू डिमांड, ओरिजिनल प्राइस, न्यू डिमांड, दिस इज चेंज इन प्राइस, दिस इज चेंज इन क्वांटिटी। ये आगे हम कई बार करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसके बाद हम देखो, नाउ वी मूव टू काइंड्स और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। की ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी तरह की होती है? कितनी तरह की होती है? 5 तरह की ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो एक बड़ा, अब आप मेरे को बताना है कि ऐसा कोई क्वांटिटी है, आप सोचना शुरू करो कि जिसकी डिमांड इस तरह की हो। क्या है? कहता है प्राइस elasticity of demand is said to be perfectly elastic when due to small change, थोड़ा सा चेंज आ जाए, the change in demand is infinity। अगर प्राइस थोड़ा सा फॉल करता है, if price falls a little bit, demand increases by infinity, and if price increases by little, demand becomes zero। अब बताओ कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ाया तो डिमांड जीरो हो गई, और प्राइस थोड़ा सा कम किया तो डिमांड में इन्फिनिटी इंक्रीज हो गया। देखो इसको इस तरह बनाते हैं, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड लाइक दिस। देखो क्या है, कर्व इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, प्राइस वही है, दिस इज पी डी इक्वल टू इंफिनिटी। तो आपने सोचा कोई कि ऐसा कोई क्वांटिटी जिसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए तो डिमांड जीरो, और प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए तो डिमांड में इंफिनिटी इंक्रीज। फ्रेंड्स ऐसा एग्जाम्पल कोई नहीं है, इट इज़ ए प्योरली इमेजिनरी केस। देखो इसमें आप 5 तरह की डिग्रीज आएंगी। आपको बताऊंगा कि 2 अनरियल केसेस हैं, 3 रियल केसेस हैं। ये एक अनरियल केस है, ये देखो ये बनाया हुआ है, डिमांड कर्व इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इंफिनिटी मैंने ये बना दिया। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड वन इज दिस, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक का मतलब है स्ट्रेचेबिलिटी है ही नहीं। इफ ड्यू टू प्राइस चेंज देर इज नो चेंज इन डिमांड, प्राइस 2 रुपये है या 50 रुपये, डिमांड वहीं की वहीं रहती है। देखो इसको क्या कहता है, ऐसी प्राइस डिमांड, प्राइस 10 है या 50 है, डिमांड वही 20 की 20। करके देख लो, इसको सॉल्व करके इस फॉर्मूले में डाल के देख लो, इसमें ये 0 आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, 0 आएगा। और ये कर्व इस तरह बनती है, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस चाहे 2 रुपये है चाहे 50 रुपये है, द डिमांड इज 0, दिस इज पी डी इक्वल टू 0। अब इसका एग्जांपल कि प्राइस बढ़े और घटे, ये 0 रहती है। क्या कहते हैं, कई बुक्स में आपको मिल जाएगा बेसिक नेसेसिटीज़ की डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक। नहीं, हम नहीं मानते, बिल्कुल इनइलास्टिक नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। उसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक। इस तरह का केस जो है कि प्राइस कुछ भी हो, डिमांड वही कांस्टेंट रहे, तो प्योरली इमेजिनरी केस। अगेन देयर इज नो एग्जांपल इन द रियल वर्ल्ड। तो 2 हो गए,
परफेक्टली इलास्टिक एंड इन इलास्टिक दोनों ही अनरियल कंसेप्ट हैं, इमेजिनरी हैं, जिनका कोई एग्जाम्पल हमें रियल वर्ल्ड में नहीं मिलता। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस वन, दैट इज दिस इज एन इंटरेस्टिंग कर्व, दैट इज यूनिट इलास्टिक डिमांड। पीईडी यूनिट का मतलब एक, पीईडी इक्वल टू 1। देखो कोई केजी कोई लीटर नहीं लगा, इक्वल टू 1 क्या मतलब है? कहता है व्हेन ड्यू टू प्राइस चेंज द डिमांड चेंजेस इन इक्वल प्रोपोर्शन टू प्राइस, कि जितना प्राइस में चेंज है उसी प्रोपोर्शन में डिमांड में चेंज आ जाए। प्राइस 50% इंक्रीज किया, डिमांड 50% डिक्रीज कर गई। लेट अस सी। ये कर्व बहुत इंटरेस्टिंग कर्व है, जरा ध्यान से देखना इसको। प्राइस क्वांटिटी लाइक दिस। देखो ये प्राइस फॉल हुआ डेल्टा पी, तो इतनी डिमांड बढ़ी। कहता है इफ डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज, तो ये कहेंगे पीईडी इज इक्वल टू 1। दूसरा ढंग है इसका, इसको एक्सपेंडिचर बेसिस पे भी कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो पहले मैं कहता हूं एक्सपेंडिचर एट ओपी, इस प्राइस पे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये बनेगा ओ पी ई क्यू। देन एक्सपेंडिचर एट ओ पी वन, इस प्राइस पे ओ पी वन, ये बनेगा ओ पी वन ई वन क्यू वन। अब देखो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से, अगर ये एक्सपेंडिचर सेम है, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, देन पीईडी इज इक्वल टू 1। इसी के लिए देखो इसमें एक पर्टिकुलर नाम है इस कर्व का, जिसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नो व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? कि इस पे जितने भी रेक्टेंगल्स बने हुए ओ पी ई क्यू, ओ पी वन ई वन क्यू वन, इनका एरिया सेम, दैट्स वाई ये एक्सपेंडिचर सेम आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1। अब इसका एग्जांपल नॉर्मल गुड्स, जितना प्राइस उसी रेशियो में डिमांड चेंज होती रहती है, लेकिन फिर एग्जैक्ट जो है वो हम नॉर्मल गुड ही कह सकते हैं और कुछ नहीं। इसमें कोई पर्टिकुलर कह लूँ कि इसका ये मेरा पेन है कि जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी ही डिमांड, ऐसा नहीं। जो ज़्यादातर टर्म यूज होती है वो नेक्स्ट दो हैं। अब इसमें देखो ये एग्जांपल भी दिया, आप इसको कैलकुलेट करके देख लो। प्राइस एंड डिमांड, दैट इज 10, 15 and 100, 50. This is Q, this is Q1, this is P, this is P1। इसको आप यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, देखो ना। फार्मूला मेरा ये है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। डेल्टा Q, Q1 माइनस Q, 50 माइनस 100, दैट इज 50, एंड डेल्टा P is 15 माइनस 10, ये माइनस में है, एंड 15 माइनस 10 5, P is price is 10 and Q is 100। ये 2 ज़ा ये 2, ये आता PED इक्वल टू 1। अब ये टर्म आप समझ गए होंगे, इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, कि जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज। कोई केजी कोई लीटर कोई ग्राम नहीं लगा, कोई रुपीज़ वगैरह नहीं लगा हुआ, यूनिट फ्री कहूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट फ्री। ये जब आप सॉल्व करोगे इजिली आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये है जो मेन हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं जिन टर्म्स को, वो है सबसे पहले रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड? व्हेन ड्यू टू प्राइस चेंज डिमांड चेंजेस इन मोर प्रोपोर्शन देन प्राइस, कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में ज्यादा चेंज आ जाए। देखते हैं कैसे बनती है ये कर्व। अभी आपको ये कर्व्स बनाने का ढंग भी बताऊंगा आपको।
ये पहला प्राइस पी क्यू, इसको ई लिख दिया। ये प्राइस फॉल करता है, देखो 3 तरह से अटैक करता हूं मैं। प्राइस फॉल्स डेल्टा पी, दिस इज डेल्टा क्यू। पहली चीज तो यही आ गई, डेल्टा पी इज लेस देन डेल्टा क्यू, चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस, इसको कहते हैं पीईडी ग्रेटर देन 1। पहला तो ये हो गया। अब एक्सपेंडिचर देखो, एट ओपी, ये बनता है ओपी ई क्यू, एक्सपेंडिचर आपको पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। एट OP1 ये बनता है OP1 E1 Q1। अब इसमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया प्राइस फॉल होने से। क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि डिमांड आपकी ज़्यादा है। तो दैट इज PED ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसको फार्मूले को अगर सॉल्व करके देख लोगे, द आंसर विल बी PED ग्रेटर देन। अब क्वेश्चन ये कौन सा है? तो इसके लिए बेसिकली हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक जो डिमांड है वो, कि थोड़ा सा प्राइस चेंज होने डिमांड में, जैसे लग्जरी है, कोई टीवी है प्राइस, या कोई एसी है, थोड़ा वो क्या करते हैं सेल में अनाउंस करते हैं कि प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है तो डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो वो इसका एग्जांपल है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। प्राइस में थोड़ा सा चेंज, डिमांड में ज़्यादा। वो आपको पता ही, फ्लिपकार्ट, ये अमेज़ॉन सेल अनाउंस करते हैं, वो क्या करते हैं, प्राइस थोड़ा सा कम किया, डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाता है, क्योंकि डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से, देखो इक्वल टू 1 आपको पता है नॉर्मल गुण, ये यहाँ पे बता दिया लग्जरी। ठीक है, इवन यू कैन से कंफर्ट्स, आम डेली लाइफ, थोड़ा सा प्राइस चेंज हो तो डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है। देन कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज दिस, लास्ट वन इज दिस, relatively inelastic, relatively inelastic demand, relatively inelastic demand। what is this relatively inelastic? कहता है जब प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज आए, प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज आए। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो तो कर्व देखो, अभी आपको ये कर्व भी समझाता हूं मैं। और मैं 2 तरह से अटैक कर रहा हूं, एक तो एक्सपेंडिचर, और आप दूसरा प्राइस और डिमांड का सिंपल रिलेशन, उससे भी आपको पता चल जाता है। प्राइस दिस डेल्टा पी, सिंपल चेंज देख के पता चल जाता है, दिस इज डेल्टा क्यू, डेल्टा पी ग्रेटर देन डेल्टा क्यू, कि चेंज इन प्राइस ज्यादा आया, इसको कहेंगे पीईडी इज लेस देन 1। एग्जाम्पल, इसमें हम कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक किसका है, जैसे वो एग्जांपल आ रहा था बेसिक नेसेसिटीज या जरूरी चीज़ें, इवन कंफर्ट्स भी इसमें भी आ जाते हैं, कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, इनइलास्टिक वर्क, इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि टर्मिनोलॉजी में इनइलास्टिक का मतलब बिल्कुल कांस्टेंट डिमांड कांस्टेंट होती ही नहीं। जो टर्म हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो रिलेटिवली इलास्टिक रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है प्राइस में चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज, और रिलेटिवली इनइलास्टिक प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कम चेंज। यहाँ मैंने लिखा। और एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंडिचर फिर वही एट OP, दिस इज OPEQ, एंड एक्सपेंडिचर एट OP1, दैट इज OP1 E1 Q1। अब इसमें आप देखोगे OP1 E1 Q1 इज लेस देन OPEQ, प्राइस में चेंज ज़्यादा डिमांड में कम, दिस इज लेस देन 1, ये 5 डिग्रीज। अब देखो इन कर्व्स का खेल देखो, ये कर्व्स कैसे बनती है। देखो एक ही डायग्राम में मैं ये तीनों कर्व्स बना रहा हूँ,
अब जरा ध्यान से देखो, प्राइस क्वांटिटी, ये तो हो गई पीईडी इक्वल टू 0, ये हो गई पीईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, एक 45 डिग्री के एंगल पर, एक ये जो 45 वाली है इक्वल टू 1, जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज, जो ज़्यादा फ्लैट है उसमें ग्रेटर देन 1 और जो स्टीप है उसमें लेस देन 1। याद रखो, तो जितनी फ्लैट होती जाएगी इलास्टिसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, जितनी स्टीप होगी उसकी इलास्टिसिटी उतनी कम होगी। एक ही डायग्राम में चारों पांचों चीजें आ गई। यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज लाइंस। So this is degrees of price elasticity of demand. Next part is, that is, देखो methods of measurement of price elasticity of demand. I will just run through this method. देखो आपने क्या है, जब हम ED methods, दो methods हम डिस्कस करेंगे। ED percentage change in demand of X divided by percentage change in price of X। तो ये तो हो गया परसेंटेज मेथड। और जब आप इसको इस तरह कर देते हो, यहां तक है परसेंटेज मेथड, और अगर आप इसको इस तरह कर देते हो, वैसे डिफरेंस कुछ नहीं, तो ये हो जाता है प्रोपोर्शनेट मेथड। सिंपल, ये आपने पढ़ लिया है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं तंग करता। अब इसके बाद अभी मैंने एक्सपेंडिचर्स निकाल रहा था साथ, उसी के बेस पे एक एक्सपेंडिचर मेथड बनता है ना। दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बताता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे, देखो ये टेबल बना है, मैं यहां दोबारा बनाता हूं। देखो, प्राइस, डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज पीईडी। मैंने शुरू किया 9, देखो ट्रिक है, कुछ भी कहीं से भी शुरू कर लो। 4 तक लाया, इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहले दो केस, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है टोटल एक्सपेंडिचर, 36, 40, 42, 42, एंड दिस इज 40, 36। कहता है अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो यहां लिखा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और अगर प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट इज इक्वल टू 1। और अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रही है, फॉल, ये फॉल, तो दिस विल बी लेस देन 1। बहुत वेरी सिंपल, मैंने पीछे किए भी एक्सपेंडिचर निकाल के आपको बताए। 3 बातें हैं, अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेटर देन 1। अगर प्राइस और प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता, इक्वल टू 1। और अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दैट इज लेस देन 1। ये सेकंड मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। अगर इसकी कर्व बनाऊं, देखो जरा ध्यान से देखना, इधर प्राइस और इधर मैं एक्सपेंडिचर कर्व बना रहा हूं, नॉट डिमांड कर्व। ये बना दी मैंने, एक्सपेंडिचर कर्व है इस पोर्शन में, ए बी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन देखो कौन सी है, ये प्राइस फॉल, एक्सपेंडिचर फॉल। दिस इज पीईडी लेस देन 1 और ये पीईडी इक्वल टू 1, एंड इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन, ये पीईडी ग्रेटर देन 1। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो याद रखना, यहां मैंने डिमांड नहीं दिखाई, क्योंकि आप वही ये डिमांड कर्व पॉजिटिव बना दिया आपने, नहीं, मैंने एक्सपेंडिचर कर्व बनाई है। अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेस देन 1, कोई चेंज नहीं आ रहा, इक्वल टू 1। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक चीज मैंने और बतानी है यहाँ पर, देखो वो कहता है कि अगर, कहता है इलास्टिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। ये देखो, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड,
कहता है ये लीनियर डिमांड स्ट्रेट लाइन डिमांड का बनाई, इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर आपको इलास्टिसिटी काउंट करनी है, कैलकुलेट करनी है। देखो अगर तो ये सेंटर पे हो ये, तो यहाँ होती है पी डी इक्वल टू 1। अगर ये इससे ऊपर हो तो यहाँ होती है पी ई डी ग्रेटर देन 1, और अगर यहाँ हो तो ये होती है पी ई डी लेस देन 1। अगर इस पॉइंट पे है दिस इज पी ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी, और इस पे है पी ई डी इक्वल टू 0। यस, इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है पी ई डी इज लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट। वर्चुअली वैसे ये तीन ही ढंग से निकलती हैं इसमें, एक और ये देखो पी डी इक्वल टू 1 लोअर पार्ट यहाँ से ले लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ, ये ई पॉइंट पे लेता हूँ, एक पॉइंट निकाल के दिखाता हूँ। लोअर पार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ई डी डिवाइडेड बाय ई पी, सेंटर में पॉइंट है, पॉइंट एट सेंटर, ई डी इज इक्वल टू ई पी, डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर, तो पी डी इज इक्वल टू 1। इसी तरह बाकी निकलते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने ये बता दिया। अब इस क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली, वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 7-8 पॉइंट हैं, और यूजुअली आपको जो थ्योरी का पोर्शन है इसी में से निकलेगा। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है नेचर ऑफ क्वांटिटी की, कमोडिटी कैसी है, बेसिक नेसेसिटी है, कंफर्ट है, लग्जरी है, क्या है। देखो क्या कहता है नेचर ऑफ कमोडिटी, कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स नेचर। क्या है? व्हेन द कमोडिटी इज नेसेसिटी लाइक फूड ग्रेन्स, द डिमांड इज जनरली इनइलास्टिक, जनरली रिलेटिवली इनइलास्टिक, जिसको कहते हैं कुछ लगभग सेम रहती है, थोड़ी बहुत, लेकिन परफेक्ट सेम तो मैंने आपको बता दिया इमेजिनरी केस। तो वर्ड यूज होता है जनरली इनइलास्टिक, जनरली या रिलेटिवली इनइलास्टिक, की प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज नहीं आता, रिलेटिव बेसिक नेसेसिटी। और जब कंफर्ट होती है देन कहता है इट्स डिमांड इज जनरली इलास्टिक, कंफर्ट्स की, कि प्राइस चेंज के साथ डिमांड इफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इनकी कंजम्पशन आज नहीं लेंगे, परसों ले लेंगे, कोई बात नहीं। प्राइस सेंसिटिव है, क्या मतलब है इसका? कि डिमांड इज प्राइस सेंसिटिव। देखो मैंने इस लग्जरी के लिए क्या है, थोड़ा सा प्राइस कम किया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, सेल लगाते हैं बड़ी बड़ी, किस उम्मीद में? प्राइस थोड़ा सा फॉल किया, डिमांड में ज़्यादा चली, इसके लिए हम करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। और एक रह गया द टर्म अच्छा, इसमें ये देखो क्या लिखा है, द डिमांड इज लग्जरी इज लाइक एसी डीवीडी प्लेयर, आजकल कोई यूज नहीं करता, इस डिमांड इज जनरली मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड फॉर कंफर्ट्स, मोर इलास्टिक। अब इसमें एक याद रखना, लग्जरी टर्म वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। एक चीज़ जो मेरे लिए लग्जरी है दूसरे के लिए हो सकता है वो कंफर्ट हो, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। कि मेरे लिए एसी एक लग्जरी है, लेकिन एक रिच आदमी, बहुत ज़्यादा रिच है, उसके लिए कंफर्ट है, तो उसी हिसाब से आपकी इलास्टिसिटी भी चेंज होगी। ये फर्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, वेरी सिंपल, अगर तो सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं तो डिमांड इलास्टिक होगी, प्राइस सेंसिटिव होगी, कि अगर जैसे ही प्राइस बढ़ाओगे कंज्यूमर जो है सब्सटीट्यूट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर सब्सटीट्यूट है ही नहीं, या कम अगर है ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? जैसे अब मैं ये एग्जांपल दिया कि सब अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, कि कोक प्राइस चेंज कर देता है, तो आप पेप्सी की तरफ भाग जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर इलास्टिक आपका सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, कि प्राइस चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो तो मैंने रूल आउट ही कर दिया। तो सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिक, नहीं अवेलेबल है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। नेक्स्ट, दैट इज इनकम लेवल। वही बात है, जेब में कितने पैसे हैं, अगर मेरे पास फालतू पैसे हैं तो डिमांड पर प्राइस का इफेक्ट
वही है, रिलेटिवली इन इलास्टिक को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर इनकम मेरी कम है तो इट इज़ इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, कि थोड़ा सा प्राइस चेंज होगा तो डिमांड में बहुत चेंज हो जाएगा। क्या? प्राइस सेंसिटिव है मेरी डिमांड। अगर मेरी इनकम कम है, अगर पैसे ज़्यादा हैं तो प्राइस सेंसिटिव कम है। जीरो तो मैंने रूल आउट कर दिया। नेक्स्ट देखो, कहता लेवल ऑफ प्राइस, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो फिर वही बात है कि रिलेटिवली कम इलास्टिक होगी, लेस इलास्टिक होगी। लेकिन अगर प्राइस कम है तो वो रिलेटिवली इलास्टिक होगी। नेक्स्ट, बहुत सिंपल है, जरा देखो, जिन कमोडिटीज की कंजम्पशन को आप डिले कर सकते हो कि आज नहीं मैं कल ले लूंगा, वो प्राइस सेंसिटिव होती हैं, इलास्टिक होती हैं। लेकिन जिनको आप डिले नहीं कर सकते कंजम्पशन में, जैसे कोई कहता है ड्रग्स हैं, कोई दवाइयाँ हैं, तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, तो लेनी लेनी है, तो वो मोर और लेस इनइलास्टिक डिमांड होती है उनकी। तो क्या डिपेंड करता है कितना। फिर नंबर ऑफ यूज़ कि कमोडिटी के यूजेस कितने हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, फैन है, एसी है, फ्रिज है, पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ हो जाती है। अगर प्राइस ज़्यादा तो मैं इसको कम यूजेस में यूज़ करूँगा, ठीक है। और अगर प्राइस कम है तो उसको ज़्यादा यूजेस में, अगर प्राइस कम है तो ज़्यादा मैं यूज़ करूँगा। तो अगर इन जिनके यूजेस कम हैं वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होते हैं, और जिनके यूजेस ज़्यादा हैं वो रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं, कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा मैं उसको आई विल स्टार्ट पुटिंग इनटू मोर यूजेस। फिर एक पॉइंट लिखा है, देखो फॉर एग्जांपल लिखा है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी इज ए मल्टीपल यूज कमोडिटी, फॉल इन प्राइस विल रिजल्ट इन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इट्स डिमांड, जैसे एसी वगैरह। वेयर इट वाज नॉट इम्प्लॉयड फॉर्मरली, उसमें भी जहां आप यूज नहीं कर रहे थे वहां भी यूज करोगे, क्यों? प्राइस कम हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ यूजेस। देन यह है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, मेरे इनकम में एक्सपेंडिचर का कितना पार्ट उस पर लगता है। देखो क्या कहता है, proportion of consumer income that is spent on a particular commodity also influences the elasticity of demand. Greater the proportion of income spent on the commodity, more is the elasticity of demand and it why. जिन चीज़ों पर मैं ज़्यादा पैसे खर्च करता हूँ वो प्राइस सेंसिटिव होती हैं, और जिन पे मैं कम खर्च करता हूँ वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होती, कम होती हैं। नहीं हो तो वर्ड ही नहीं है कि वो कम होती हैं। दैट इज शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स देखो क्या लिखा है, डिमांड फॉर गुड्स लाइक सॉल्ट, नीडल एटसेट्रा बहुत कम पोर्शन यूज होता है, तो डिमांड मोर और लेस इन इलास्टिक होती है, और जिन पे ज़्यादा खर्च होता है वो इलास्टिक होती है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ये बता दूं कि आप ये स्लाइड्स डाउनलोड करो या इस यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको बार बार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्लाइड्स को अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से स्टडी करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन हैबिट्स को, क्या हैबिट्स, जिन चीज़ों की सिगरेट स्मोकर है उसको प्राइस का क्या फ़र्क पड़ना है, इन इलास्टिक। और जिनकी हैबिट नहीं है वो इलास्टिक, कि कम प्राइस पे ले लूँगा, बड़े प्राइस पे नहीं लूँगा। तो प्राइस सेंसिटिव हैं जो चीज़ें हैबिट में नहीं हैं, जो हैबिट में है वो प्राइस सेंसिटिव कम होती हैं। देन कहता फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू से कि कौन सा पर्टिकुलर फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी 5-7 फैक्टर्स और हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं क्या कहूँगा कि आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से, बहुत मेहनत के साथ पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स लास्ट में आपको फिर याद दिला दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हम आपको अच्छा मटेरियल देंगे, अच्छी मेहनत करेंगे और आपसे करवाएंगे। थैंक यू।